As we have seen, as we age, our body changes too. Be it your knee pain, hip pain, or maybe some changes in the spinal curvature. कुछ भी तरीके का चेंज आप नोट कर सकते हैं जिसको हम फिजिकल डिजेनरेशन कहते हैं. बट एक सोचने वाला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट आवर मास्टर कंप्यूटर? डज आवर ब्रेन आल्सो गोस थ्रू सच डिजेनरेटिव चेंजेस? द आंसर इज yes. And this degeneration is called as neurodegeneration. Today we are going to speak on this very important topic, neurodegeneration. For that we have a very leading neurosurgeon with us, Dr. Gangesh Kunjan. बहुत कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन है अल्जाइमर, जो हम क्लिनिकल सेटिंग्स में बहुत देखते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो पेशेंट है वो भूलने की शिकायत के साथ आते हैं. धीरे धीरे उनका कॉग्निशन, उनका कंसंट्रेशन पार्ट, चीज़ों को समझने की क्षमता कम होती है. तो क्या आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से अल्जाइमर एक एनपीए, जिसको हम नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, इसके साथ मिमिक करती है? क्या डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, एंड क्या कोई सर्जिकल ऑप्शंस हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल? अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि एनपीएच और अल्जीमर्स में काफ़ी हद तक समानता होती है. लोग ये बोलते हैं कि दोनों में मेमोरी लॉस है, सब कुछ है. बट जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अल्जीमर्स एक प्रॉपर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है, जिसमें कि ब्रेन में अमाइलॉइड प्रोटीन और टाउ प्रोटीन्स के डिपोजिशंस के कारण से न्यूरोडिजेनरेशन ज़्यादा होता है. इसमें जो सबसे प्राइम मोडालिटी जो इफेक्ट होती है वो होती है मेमोरी. मेमोरी में भी शॉर्ट टर्म मेमोरी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है. उसके बाद लैंग्वेज है, डिसोरिएंटेशन है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी अल्जीमर्स में होती हैं. जब हम एनपीएच पे आते हैं, ये एक न्यूरो डीजनरेटिव कंडीशन नहीं है. इसमें जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं उनके साइज़ बड़े होने के कारण से प्रेशर इफेक्ट से ये एनपीएच होता है, जिसे हम कहते हैं तो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस हैं, लेकिन उसमें प्रेशर रहता है. इसके जो टिपिकल ट्रायड हैं, जो 3 सिम्पटम्स, वो होते हैं गेट एटेक्सिया, डिमेंशिया एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. गेट मतलब चलने में दिक्कतें होती हैं, मरीज को ऐसा लगता है कि उनके पैर चिपक गए हैं फर्श पे, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे. तो दैट इज़ गेट एटेक्सिया, जो चलने में दिक्कत होती है उनको. तो उसके बाद आती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें कि ब्लैडर पर से कंट्रोल मरीज का चला जाता है. तीसरा जो लास्ट है वो है डिमेंशिया. तो ये जो ट्रायड है, डिमेंशिया मतलब हो गया कि जो डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिक्लाइन आना, उनके कॉग्निशन में डिक्लाइन आना, जिसको हम डिमेंशिया कह रहे होते हैं. तो एनपीएच इज अ ट्रायड ऑफ गेट एटेक्सिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड डिमेंशिया, वाइल अल्जीमर्स और न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन, जिसमें जैसे मैंने बताया सिम्टम्स वो होते हैं. डायग्नोसिस के लिए दोनों में रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं. हम अगर एमआरआई कराते हैं अल्जीमर्स में, तो हमें एट्रोफीड ब्रेन मिलती है, स्पेशली हिप्पोकैम्पल एरिया में. प्लस अगर हम एनपीएच के लिए करते हैं इन्वेस्टिगेट, तो हमें वेंट्रिकल्स के साइज़ बड़े मिलते हैं. हम एक टैप टेस्ट होता है जिसे करते हैं, जिसमें लंबर पंक्चर करके सीएसएफ निकाल के हम देखते हैं कि मरीज को कोई रिलीफ हो रहा है. अगर रिलीफ हो रहा है, दैट मीन्स कि वो टैप टेस्ट पॉजिटिव है, और इनमें हम सर्जिकल इंटरवेंशन से बेहतर कर सकते हैं. ट्रीटमेंट पार्ट पे आने पे, अगर ये टैप टेस्ट से मरीज को के तकलीफ़ों में आराम आती है, सपोज उनकी कंडीशन बेहतर होती है, तो उस केस में हम एनपीएच में एक प्रोग्रामेबल वीपी शंट डालते हैं, जिससे कि दिमाग में जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है वो नलियों के रास्ते पेट में जाता है, और वहाँ से एब्जॉर्ब होता रहे, ताकि प्रेशर कम रहे एंड सिम्टम्स उसमें बेटर होते हैं. तो इस केस में, एनपीएच के केस में, सबसे पहले जो चीज़ सुधरती है वो है गेट अटेक्सिया. जो चलने में दिक्कतें होती है, सबसे पहले सुधार उसमें होता है. जबकि अल्जीमर्स में एज सच अभी तक कोई डेफिनेट सर्जिकल ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है. दवाइयों से ही उसका इलाज होता है, पर दवाइयों से उसे हम क्योर नहीं कर सकते. उससे स्टैटिक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके प्रोग्रेशन को धीमा कर सकते हैं, पर दवाइयाँ ही उसकी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है. इतना ही है. बट इसके अलावा सर्जिकली अभी फ़िलहाल इन प्रोसेस हैं, जैसे डीबीएस है, वो कर सकते हैं, बट अभी वो एक्सपेरिमेंटल फेज़ में फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. तो ये है बेसिकली एनपीएच और अल्जीमर्स का डिफरेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. मेरे ख्याल से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो अल्जाइमर से ग्रसित है या वो एनपीएच से ग्रसित है. डॉक्टर गंगेश कुंजन, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहूँगी पार्किंसन को लेके. ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्किंसन के केसेस जो हैं उनका नंबर ऑफ सच केसेस आर राइजिंग. अगर हम देखें, पहले एक 60 के उम्र के पार हमें पार्किंसन के केसेस मिलते थे. आज हमारी क्लिनिकल सेटिंग के अंदर हम देखते हैं कि 40 के ही एज में, 50 की एज में पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं ट्रेमर्स की कंप्लेन लेके.
मेरे अपने पर्सनल फैमिली के अंदर मैंने पार्किंसन जो है उसका सिम्पटम्स देखे हैं, उसको डिटेरियोरेट होता हुआ देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं पार्किंसन के इलाज को लेके? जैसे डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में हम लोग बहुत चर्चा सुन रहे हैं कि एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है ये पार्किंसन के पेशेंट के लिए। प्लीज़ सर, इस पे कुछ आप शेयर करेंगे? पार्किंसंस जो डिजीज़ है ये स्पेशली ओल्ड एज का ही है। कम एज में कंपैरेटिवली कम ही मिलते हैं, बट पार्किंसंस डिजीज़ जो है ये लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में कॉमन है। पार्किंसंस के 3 बेसिक सिम्पटम्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेसिया एंड ट्रेमर्स। तो रिजिडिटी मतलब हो गया हाथों पैरों में टाइटनेस, जकड़न सी उनको मरीज को फील होती है। ब्रैडिकाइनेसिया मतलब हुआ कि जो काम आप वो फुल फ्लो में कर रहे होते थे, आपके काम करने की जो गति है, स्पीड है, वो धीमी हो जाती है। कोई राइट। भी चीज़ आप धीमी गति से कर रहे होते हो। तीसरा है ट्रिमर, जिसे हम कहते हैं कंपन, हाथों का कांपना, जिसमें भी स्पेशली कोई काम करते हो हाथ कांपना, ये ट्रेमर्स में आते हैं। तो इसके लिए भी जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो तो दवाइयाँ ही है, फर्स्ट एंड जो फोरमोस्ट है वो दवाइयाँ हैं। जी। दवाइयाँ ही चल रही होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक चलने के बाद दवाइयाँ बेअसर कर हो जाती हैं, उसके कोई असर नहीं हो रहा होता, या फिर दवाइयों के इतने साइड इफेक्ट हो रहे होते हैं कि आपको डोज कम करनी पड़ती है या दवाइयाँ बंद करनी पड़ती है। उस केस में सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसा आपने बोला डीबीएस, तो डीबीएस बेसिकली है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम एक इलेक्ट्रोड स्कल के थ्रू अंदर जाके ब्रेन में इम्प्लांट करते हैं। कुछ पर्टिकुलर जगह हैं, जैसे सब थैलेमिक न्यूक्लियस है, बेसल गैंग्लिया में ग्लोबस पैलिडस इंटरना है, थैलेमस है। वहाँ पे जाकर आप एक इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करते हैं। उस इलेक्ट्रोड के जो बैटरी होती है वो भी आपके बॉडी में ही इम्प्लांट की जाती है, एंड वहाँ से एक पर्टिकुलर सेट फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिया जाता है ब्रेन के उस पर्टिकुलर पार्ट को, जिससे कि जो सिम्टम्स हैं उसमें कमी है। अब ये सिम्टम्स किस चीज़ के लिए दे सकते हैं? जनरली ये न्यूरोलॉजिस्ट जो ट्रीट कर रहे होते हैं पार्किंसंस को, वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या है। जो सबसे कॉमनली जिसके लिए डीबीएस प्रिस्क्राइब की जाती है वो है मोटर सिम्टम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही हो मोटर ओके। सिम्टम्स में, उसमें आप दे रहे होते हो। डिस्काइनेसियाज हो रहे हो दवाइयों के कारण से, अल्टर्ड मूवमेंट्स हो रहे हो, उस केस में आप करते हो। कई बार स्पेसिफिक बहुत विगरस ट्रिमर्स के लिए भी आप डीबीएस प्रिस्क्राइब होती है। तो एक तो ये डीबीएस है जो आज के ट्रेंड में है, जो सबसे आगे है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। ये दूसरा जो अब थोड़ी ऑब्सोलीट हो रही है वो है थैलिडोटमी, ओके। पैलिडोटमी है, थैलेमस थैलेटोमी है, जिसमें कि जाके आप उस पर्टिकुलर एरिया को इंज्योर करते थे, ताकि ये चीज़ें जो अभी हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से कर रहे हैं डीबीएस में, वो ओके। पहले आप सर्जिकली कर रहे होते थे। राइट। तो उसमें मॉर्बिडिटी के चांसेस ज़्यादा थे, तो अब डीबीएस के आप शिफ्ट हो रहे हैं। प्लस कुछ और भी इमर्जिंग ट्रेंड है, जैसे एमआरआई गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। जो चीज़ हम इलेक्ट्रोड डाल के कर रहे हैं, वही चीज़ एमआरआई गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड से भी कर सकते हैं। ये भी अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, कुछ दिनों में हो सकता है शायद ये भी फुल फ्लो में आए, तो पार्किंसंस के मरीजों को इससे काफ़ी फ़ायदा होने की चांसेस सर, कोई पोटेंशियल रिस्क है। डीबीएस रिस्क के और है, एनी अदर सर्जरी? बिल्कुल है, किसी भी सर्जरी में रिस्क तो होता है, हुँ। कोई भी सर्जरी रिस्क के बिना नहीं होती। वैसे ही डीबीएस में भी जब आप इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर रहे होते हो उस समय पे ब्लीडिंग हो सकती है, आपके सर्जरी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे बाद में इन्फेक्शन हो, हुँ। आप किसी क्रिटिकल एरिया को इंजर कर सकते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो गलत जगह पे पहुंचे अगर किसी मिस्टेक से, तो जो आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो नहीं हो, उसके बदले आप कुछ और डैमेज कर बैठे, जिससे कुछ और नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो इससे इन्वॉल्व होती हैं, बट डीबीएस काफ़ी प्रिसाइज मेथड है, सारी कुछ सारे कोऑर्डिनेट्स के साथ किया जाता है, इसलिए चांसेस ऑफ एरर काफ़ी कम होते हैं। तो इसलिए सर्जरी वाले कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं होते, बट यस, ज़ीरो तो नहीं कह सकते, चांसेस ज़रूर है कॉम्प्लिकेशंस के। या आई एम वेरी श्योर आज ऑडियंस को भी बहुत कुछ समझने के लिए मिला होगा डीबीएस के बारे में। डॉक्टर गंगेश कुंजन, स्ट्रोक स्ट्रोक मेरे ख्याल से एक ऐसा शब्द है जो हर एक आम इंसान इसके बारे में जानता है, जिससे एक पैरालिसिस को जो है उसके साथ यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रोक एज़ वी नो इन अ मेडिकल टर्म इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। सो जब पेशेंट स्ट्रोक का आता है, एक बहुत महत्वपूर्ण जो पेशेंट्स के अटेंडेंट के मन में सवाल होता है कि सर्जरी करें या रुक जाएँ? या हम कंजर्वेटिव अप्रोच को फॉलो करें या सर्जिकल अप्रोच को फॉलो करें? आप प्लीज़ इसमें कुछ इनसाइट शेयर करेंगे? सबसे पहले तो है कि स्ट्रोक है क्या। स्ट्रोक है ब्रेन की इंजरी, जी। जो दो तरह की हो सकती है। एक है इस्कीमिक स्ट्रोक, एक है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक मतलब हुआ कि जब ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाए एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन में,
तो वो ब्लड की कमी के कारण से वो एरिया डैमेज होता है, उसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लीडिंग होने के कारण से वो एरिया डैमेज होता है, उसको आप हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो जो इस्कीमिक स्ट्रोक है उसमें जनरली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही चलती है, दवाइयाँ ही चलानी होती हैं, अनलेस एंड अनटिल कि वो स्ट्रोक इतना बड़ा हो कि वो जो एरिया डैमेज हुआ है उसके कारण जो स्वेलिंग हो रही है उससे ब्रेन पे प्रेशर पड़ रहा हो, उसके ब्रेन के जो अहम हिस्से हैं उस पर प्रेशर पड़ रहा हो, तो उस केस में सर्जरी की ज़रूरत होती है, जिसे हम डिकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी कहते हैं, जिसमें हम सिर के एक पर्टिकुलर हिस्से की हड्डी हटा देते हैं, जो ब्रेन की परत होती है उसे खोल देते हैं, ताकि जो ब्रेन है उसे जगह मिल जाए बाहर की तरफ फैलने को। तो इस्कीमिक स्ट्रोक में जो इकलौती इंडिकेशन है सर्जरी की वो ये है। अब आते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक में, जिसमें कि ब्लीडिंग हो जाती है। तो ब्लीडिंग में हर ब्लीड में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। जनरली अगर किताबों के हिसाब से चलें तो कहते हैं कि जो दिमाग को हमने दो पार्ट में बांट रखा है, सुपरा टेंटोरियल एक टेंट नाम की चीज़ होती है, जिसके ऊपर ब्रेन का कुछ हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा नीचे होता है। तो जो ऊपर वाले हिस्से हैं उसमें अगर 30 ml से ज़्यादा का ब्लीड हो तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नीचे जो इंफ्रा टेंटोरियल है उसमें 10 ml से ज़्यादा को, ये आपके डॉक्टर कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि क्या है। ग्रॉसली ये है कि अगर ब्लीड काफ़ी बड़ा है, अगर वो प्रेशर इफेक्ट डाल रहा है, ब्रेन के अहम हिस्सों को दबा रहा है, तो उस केस में हमें उस क्लॉट को निकालने की ज़रूरत है। अदरवाइज उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लीड कुछ ऐसे हिस्से में है जहाँ पे निकालने से आप नुकसान ज़्यादा करते हो, जैसे थैलेमस है, अगर थैलेमिक ब्लीड है तो वहाँ आप सर्जरी करके कुछ नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि अगर आपने थैलेमस के साथ छेड़छाड़ की तो थैलेमस के कारण से बहुत सारी चीज़ें और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो वहाँ नहीं करते, कुछ एलिक्वेंट एरियाज हैं जहाँ नहीं कर रहे हो। बट अगर ये मास इफेक्ट हो रहा है तो उस केस में आपको क्लॉट निकालने की ज़रूरत है। पोस्टीरियर फोसा जो मैंने बोला इंफ्राटेंटोरियल, उस केस में अगर आपके क्लॉट से ब्रेन स्टेम जो सब जहाँ सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके बॉडी ब्रेन के, वो कंप्रेस हो रहे हैं तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है। अगर उस कंप्रेशन के कारण से जो ब्रेन का सर सी एस एफ का फ्लो है, ब्रेन के जो पानी जिसे हम सी एस एफ कहते हैं, जी। उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसके कारण से ऊपर डायलिटेशन हो रही है, प्रेशर हाइड्रोसेफेलस हो रहा है, तो आपको सर्जरी करने की ज़रूरत है। तो इन केसेस में जनरली हम सर्जरी करने की एडवाइस दे रहे होते हैं। अदरवाइज अगर छोटा है, छोटी ब्लीड है, छोटे इन्फार्क्ट से, तो वो कंजर्वेटिव ही जनरली मैनेज किए जाते हैं। अब मैम इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हाँ जी। हूँ, जैसे अब स्ट्रोक है जी। या पार्किंसंस है या अल्जीमर्स है, सभी के पेशेंट्स है, सभी में कुछ ना कुछ मॉर्बिडिटी जरूर से रहती है। तो उस मॉर्बिडिटी के लिए आती है न्यूरो रिहैबिलिटेशन। तो क्या आप हमें बता पाएंगे कि ये जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन है उस कितनी फेजों से होते हुए गुजरती है? जब हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो रिहैबिलिटेशन एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होता। हम हमेशा बात करते हैं रिहैबिलिटेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, जो टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता है। जिस तरीके से पेशेंट आज हमारी स्थिति में है वैसा वो हमेशा नहीं रहेगा। तो फेजेस वाइज हमने हम्म, रिहैबिलिटेशन को जो है डिवाइड किया है। रिहैब का मतलब क्या है, अगर हम ब्रॉडर सेंस में जाने, कि पेशेंट को वापस उसकी फंक्शनल स्थिति में लेके लेके आना जो वो अपनी इंजरी से पहले था। तो मेन एम हमारा ये हो रहता है। तो जो इसके डिफरेंट फेजेस हैं उसमें जो सबसे पहला फेज आता है जब हम पेशेंट को इंटरैक्ट करते हैं पेशेंट के साथ, वो होता है एक्यूट केयर सेटिंग के अंदर। जैसे पेशेंट आया है, पेशेंट का सर्जरी हुआ है, पेशेंट हमारे सामने है, तो इस फेज के अंदर हम लोगों का काम होता है कि हम पेशेंट को प्रिवेंट करें, कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करना। तो सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्लॉट्स की होती है पेशेंट में। तो अर्ली मोबिलाइजेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेशर सोर्स ना डेवलप हो। तो एक्यूट सेटिंग के अंदर ये मेन रोल होता है हम लोगों का, फेज फर्स्ट ऑफ द रिहैबिलिटेशन। जब हम सेकेंड फेज की बात करते हैं रिहैबिलिटेशन में, तब आता है हमारे बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उनका रोल। ये इन पेशेंट रिहैबिलिटेशन होता है जिसमें अब पेशेंट थोड़ा बेटर है, वो सर्जरी के वाइटल्स थोड़े स्टेबल हैं पेशेंट के, मे बी ट्रिक्योस्मी से बाहर आ गया है, जीसीएस पेशेंट का इम्प्रूव हुआ है। तो अब पेशेंट हमारे साथ एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर सकता है रिहैब के लिए। यहाँ पे रोल आता है बाकी रिहैब मेंबर्स का। जैसे रिहैबिलिटेशन ऐसे वन पर्सन जॉब नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी स्पेशलिटीज़ की नीड होती है, बी इट अ फिजिशियन, बी इट अ सर्जन, बी इट अ स्पीच थेरेपिस्ट, बी इट अ सोशल वर्कर, अ डाइटिशियन। एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की हम बात करते हैं। तो यहाँ से इस फेज से एक असेसमेंट शुरू होता है जिसमें पेशेंट कोऑपरेट कर सकता है। पेशेंट के इंजरी के बाद, न्यूरो इंजरी के बाद
क्या-क्या स्थिति है अब पेशेंट की, वो हमें इस फ़ेज़ में जानने के लिए मिलता है। और यहाँ से ही हमारा एक पहला गोल प्लानिंग का फ़ेज़ शुरू होता है कि हम पेशेंट को किस तरीके से, कितने लेवल तक इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से वो गोल प्लानिंग जो है वो स्टार्ट होती है, जिसके अंदर पेशेंट का रिहैब एक्सरसाइज़ प्रोग्राम प्लान करना, बैलेंस में इश्यू आता है, कोऑर्डिनेशन में इश्यू आता है, तो ग्रेड 1 लेवल पर सारी एक्सरसाइज़ेज़ हम पेशेंट के लिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा फेज़ जो हम बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज़ द होम केयर रिहैबिलिटेशन पार्ट। जब पेशेंट अब डिस्चार्ज होके घर घर पे जा रहा है। ये सबसे चैलेंजिंग इसलिए रहता है बिकॉज़ इट्स अ रियल एनवायरनमेंट नाउ फॉर द पेशेंट। आप जब तक हॉस्पिटल में थे, दैट इज़ डिफरेंट। नाउ व्हेन यू आर गोइंग बैक होम, सब कुछ रियल है। आपका घर रियल है, आपको उसी बेड से उठना है, वॉशरूम जाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सो एक पावरफुल जो रिहैब प्रोग्राम है, वो डिस्चार्ज के टाइम पे पेशेंट को दिया जाता है। उनके साथ-साथ उनके अटेंडेंट्स को दिया जाता है कि घर पे किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेंगी, क्या एनवायरनमेंट के अंदर बैरियर्स हो सकते हैं, उन बैरियर्स के लिए बताया जाता है। अगर पेशेंट की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, तो सोशल वर्कर के साथ काम करके उनको फाइनेंशियल एड कहाँ से प्रोवाइड किया जा सकता है, उसके बारे में बात होती है। सो ये जो है, ये लास्ट पार्ट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, जी, अच्छा बताया मैम आपने। जी, बट जैसा कि आपने बताया डिफरेंट फेजेस, इन सारे फेजेस में काफ़ी चैलेंजेस भी आते होंगे। जी। किसी पर्टिकुलर चैलेंज जो आप फेस करते हो या रूटीनली जो आप चैलेंजेस फेस करते हो उसके बारे में भी कुछ बताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में हमारे पास है, हमारे चैलेंजेस बाँटने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हमारी पूरी टीम है यहाँ पे। आई थिंक हमारे चैलेंज जो है, जो हम फेस करते हैं, वो एक्चुअल में पेशेंट का चैलेंज है। अगर हमारा पेशेंट किसी डिस्कम्फर्ट में है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये मेजर डिस्कम्फर्ट जो पेशेंट की तरफ से आता है, जहाँ पे पेशेंट की जो रिकवरी है, वो स्थगित हो जाती है, रुक जाती है एक तरीके से, वो है होम बेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर। जब पेशेंट घर जाता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पेशेंट फेस करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द पुअर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द केयर। जो केयर पेशेंट को अस्पताल में मिल रही थी, वो पेशेंट को घर पे नहीं मिल पाती। लैक ऑफ मोटिवेशन। जब पेशेंट हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर है, तो द एंटायर टीम इज देयर टू मोटिवेट द पेशेंट, टू गाइड द पेशेंट। वंस द पेशेंट इज बैक इन द होम एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे हर जो पेशेंट के साथ फैमिली मेंबर है, वो इस तरीके से नहीं जानता कि काउंसिल कैसे करना है, तो पेशेंट का मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन हो जाता है। केयर गिवर बर्नआउट हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि थक गया पेशेंट की अटेंडेंट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू मैनेज घर के अंदर जब एक न्यूरो का केस जाता है। एनवायरनमेंट मैनेज है, फूड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो केयर गिवर बर्नआउट जो हो जाता है, देन दे आर नॉट एबल टू पे दैट मच इमोशनल अटेंशन टू द पेशेंट। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो स्पेशलाइज्ड केयर आप पेशेंट को हॉस्पिटल में दे रहे थे, वैसी एक्सपर्टीज़ घर के अंदर देना एक बहुत बड़ा चैलेंज खुद में है। चैलेंज है जो खुद में है। मैं आपसे एक केस स्टडी शेयर करना चाहूँगी। हमारे पास एक हम्म, पेशेंट थे, मिस्टर शर्मा। ही वाज़ 58 इयर्स ओल्ड एंड ही हैड स्ट्रोक, जिसकी वज़ह से उनको राइट हेमिपेरेसिस डेवलप हुआ था। एंड बहुत ही मोटिवेटेड पेशेंट थे। वी वर वेरी हैप्पी एंड वी वर वेरी होपफुल कि उनका रिकवरी बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट कर पाएँगे। बट बाय द टाइम द पेशेंट वेंट बैक होम, एंड जब वो हमारे पास फ़ॉलो-अप के लिए आए 6 हफ्ते के बाद, इट वाज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू सी दैट कि पेशेंट का रिकवरी स्टेटस वाज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटली डाउन। जो हमने गोल प्लान किया था, वो भी हम्म, अचीव नहीं हो पाया, और जो वो अचीव करके गए थे हॉस्पिटल से, वो भी लूज वो किया भी उन्होंने। लूज़ किया। जब पेशेंट से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमसे शेयर करी कि डर लगता है हॉस्पिटल्स घर से बाहर निकलने में, हम्म, कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, या अपने आप चलने की कोशिश करता हूँ, तो डर लगता है कि कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊँगा, कोई मेरे पास आस-पास है, क्या मैं परेशान तो नहीं कर रहा, मेरी वज़ह से मेरे घर वालों को परेशानी। तो व्हेन सो मच इज़ रनिंग इन योर माइंड, देन द फिज़िकल रिकवरी इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो व्हाट वी डिड फॉर दैट पेशेंट, उनकी फैमिली अटेंडेंट्स को बना के हमने एक बहुत अच्छा-सा स्ट्रक्चर्ड होम केयर रिहैब जो है प्रोग्राम उनके लिए डिज़ाइन किया, जिसके अंदर हमने एक-एक चीज़ जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, बी इट द नर्सिंग केयर, बी इट द केयर गिवर, बी इट द प्रेशर ज़ोन मैनेजमेंट, बी इट अ फिज़ियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी केयर। सो हमने उनको सारी डोमेन समझा के उनको स्पेशलिटी से कनेक्ट कराया। उनके केयर गिवर्स को हमने एक अंडरस्टैंडिंग दी कि 6 मंथ्स के लिए ये सारी चीज़ें आपके घर में होना क्यों ज़रूरी है। जो केयर गिवर्स हमने उनके लिए डिप्लॉय करे, उनको हमने पर्सनल ट्रेनिंग दी, उनको सारा समझा के भेजा, बिकॉज़ every patient is different. We can't have same rehab program for all the patients. So एक structured तभी हम इसको कहते हैं, and we are very happy. कुछ हफ्तों के बाद जब पेशेंट आए हमारे पास, एंड पेशेंट वाज वेरी हैप्पी, पेशेंट इम्प्रूव थे जितना हमने सोचा था। उनका बैलेंस पार्ट, मसल पावर, एंड ही वाज वॉकिंग विद द केन। हम्म, सो वो इम्प्रूवमेंट था। जो पेशेंट व्हीलचेयर पे आया था, वो केन के साथ कुछ ही हफ्तों में चल रहा था, एंड द फैमिली वाज हैप्पी, मोटिवेटेड था पेशेंट, एंड आई थिंक अब तो उन्होंने अपना जॉब भी रिज्यूम कर लिया है। सो दिस इज हाउ अ स्ट्रक्चर्ड होम केयर रिहैब प्रोग्राम रियली हेल्प्स यू।
रियली नाइस। इट्स ऑलवेज हार्टनिंग टू सी हाँ कि जी। आपका पेशेंट ठीक होके आता है। जी, यही चीज़ है सर। मैं लिटरली दिस इज़ ये जो हमने बात करा कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी फ्रॉम सर्जिकल टिल द होम केयर रिहैब पार्ट, ये जो एक पूरी जर्नी है, मैं चाहती हूँ आप भी कुछ प्लीज़ शेयर करें इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो तो हम कर चुके होते हैं, जी। डॉक्टर्स कर चुके होते हैं, बट उसके बाद जो मेजर पार्ट है जहाँ से उसकी लाइफ की जो नॉर्मलसी है वो रिटर्न होनी है, हुँ, वो रिहैब पार्ट पे ही होती है। एंड रिहैब हमेशा ही मल्टीडिसिप्लिनरी होती है क्योंकि उसमें आप एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ही पेशेंट के फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव नीड्स जो भी हैं उसको कैटर कर सकती है, जिसमें कि आपके मेंबर्स हो सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जो भी हैं बहुत सारे। तो इससे टीम वर्क, तो मेरे हिसाब से तो यही है कि जो भी आपने जो भी अच्छा काम किया, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं कि आपका मरीज अच्छा रहे, तो एक गुड न्यूरो रिहैब केयर की ज़रूरत तो है, एनी टाइम, हमेशा ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर गंगेश ओके, मंजन। थैंक यू। तो आज हमने जाना न्यूरो कंडीशंस के बारे में, हमने समझा कि ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी नहीं है, ट्रीटमेंट है नए ट्रेंड्स को जानना सर्जरी के लेकर, और अपने पेशेंट को सिर्फ ठीक नहीं करना, उसको पावरफुल वे में वापस अपनी लाइफ के फंक्शनल एस्पेक्ट पे लेके आना, जिसके लिए एक रिहैब प्रोग्राम बहुत कारगर है। इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की है। मैं आई रियली होप कि आप इस जानकारी को शेयर करेंगे अपने लव्ड वन के साथ, और इससे जुड़ी और भी अपडेट्स और भी इंफॉर्मेशन, मेडिकल नॉलेज के लिए प्लीज स्टे ट्यून टू हॉस्पिटल।